नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आए अब ऐसे उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि हमारे प्रिपरेशन चल रही थी जेआरएफ की और सीयूटी पीजी और जेट पीजी की। तो आज हम न्यू टॉपिक लेंगे जो कि है फर्टिलाइजर। तो आज हम उसको शुरू करेंगे। फर्टिलाइजर क्या होता है, मैन्योर क्या होता है, यूरिया इनहिबिटर क्या होते हैं, फॉस्फेट फर्टिलाइजर क्या होता है और अमोनिया फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तब शुरू करते हैं कि फर्टिलाइजर हमारा न्यू चैप्टर रहेगा। फर्टिलाइजर्स। ओके। सबसे पहले बात करते हैं कि फर्टिलाइजर और हमारे मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। एक तरफ मैं लिखता हूँ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर होते हैं ये हमारे एक दोनों ही हमारे क्या है, सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। सेम इधर आएगा, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। अब ये हमारे होते हैं फर्टिलाइजर होते हैं, ये रहते हैं हमारे मेनली होते हैं इन मेनली इनऑर्गेनिक इन नेचर। और ये मैन्योर है वो रहते हैं हमारे ऑर्गेनिक इन नेचर। थर्ड रहेगा फर्टिलाइजर है, ये हमारे हैं हाई एनालिटिक वैल्यू। और मैन्योर होते हैं वो रहते हैं हमारे लो एनालिटिक वैल्यू रहती है इनकी। फर्टिलाइजर होते हैं उनके पास एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मैन्योर नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मैन्युफैक्चरिंग होते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग इन फैक्ट्री। ये हमारे फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। नो मैन्युफैक्चरिंग इन फैक्ट्री। ओपन ग्राउंड होता है वहां पर इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फर्टिलाइजर होते हैं इनकी क्वांटिटी है बहुत कम चाहिए। रिक्वायर्ड लो क्वांटिटी। लेकिन हमारे जो मैन्योर है रिक्वायर्ड रहती है लार्ज क्वांटिटी। हमारे ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसके अंदर दो हमारे होते हैं ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं हमारे फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक नेचर दो रहते हैं हमारे, जैसे कि यूरिया यूरिया एंड कैल्शियम साइनाइड।
तो डे स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैनर। फर्टिलाइजर क्या होता है, मैनर क्या होता है। हमारे फर्टिलाइजर होते हैं वो मतलब कि हमारे मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों ही हमारे प्लांट के न्यूट्रिएंट का सोर्स का काम करते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर होते हैं वो हमारे फैक्ट्री के अंदर बनते हैं, सिंथेटिक होते हैं। लेकिन हमारे मैन्योर है वो हमारे फैक्ट्री के अंदर नहीं बनते, वो हमारा एक ओपन लैंड्स के अंदर बन सकते हैं। ओके, जैसे FYM वर्मी कंपोस्ट हो गया, एंड कंपोस्ट हो गया हमारा। ओके, और हमारे FYM होता है उसके अंदर। और जैसे कि हमारे फर्टिलाइजर है उसके अंदर क्या DAP है, यूरिया है। और क्या है कि फर्टिलाइजर होते हैं उनके पास एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, लेकिन मैनर के पास कोई भी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। ओके, अब क्या है कि हमारे ये फर्टिलाइजर होते हैं वो हाई एनर्जेटिक वैल्यू होती है, यानी इसमें हाई न्यूट्रिएंट ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं लेकिन परसेंटेज में। लेकिन हमारे मैन्योर होते हैं उनके पास लो एनालिटिक वैल्यू होती है। ओके, लेकिन हमारे दो हैं हमारे ऑर्गेनिक नेचर हमारे फर्टिलाइजर हैं, जैसे कि यूरिया एंड कैल्शियम साइनाइड। ये है तो इनऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक नेचर में इसलिए हैं क्योंकि इनके पास इनके केमिकल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कार्बन आता है। इसको हम ऑर्गेनिक नेचर बोलते हैं, कार्बन की वजह से इनके केमिकल के स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन है। इसको आपको याद रखना है। और ये इनऑर्गेनिक होता है, ये ऑर्गेनिक होता है। ये हमारा रहा मेजर डिफरेंस रहा, मोटे तौर पर डिफरेंस रहा हमारा मैन्योर क्या होता है और हमारा फर्टिलाइजर क्या होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम फर्टिलाइजर को लेके। अब थोड़ी बात करते हैं हिस्ट्री को लेके। हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर। सबसे पहले हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजर बना था हमारा वो फर्स्ट फर्टिलाइजर वो था हमारा एसएस बोलते हैं इसको, सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसको हम SSP बोलते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट बोलते हैं। ये कि इन 1845 1843 नॉट 5 1843 के अंदर एक हमारा स्टेशन है जिसको बोलते हैं RES रोथम स्टेट एक्सपेरिमेंटल स्टेशन। ओके, जो कि हमारा लोकेटेड है इंग्लैंड में। ये हमारा SSP बनाया था वो हमारे साइंटिस्ट थे हमारे एक JB लोस, जस्टिन वोन। ओके, अब ये हमारा फर्टिलाइजर बना था वो था हमारा कैसा बना था। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा ये SSP बना था वो कैसे बना था। ओके, जैसे कि एक था हमारा कैप्रोलाइट। एक सेकंड, कुछ एक सेकंड को। हाँ जी, तो हमारा जो बना था वो था हमारा कैप्रोलाइट। कैप्रोलाइट हमारा रहता है फॉसिल डंग, यानी कि एनिमल का डंग होता है उससे बना था, एनिमल डंग उसको बोलते हैं कैप्रोलाइट प्लस H2SO4। सबसे पहले बना था हमारा इस तरह से कैप्रोलाइट प्लस H2SO4। बाद में इसमें क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इसको हमने बनाया रॉक फॉस्फेट प्लस H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड बन गया था हमारा SSP। इससे बना था हमारा SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट। ओके, एक बार इसको देखें आप अच्छे से। फिर बात करते हैं हमारे जस्टिन वॉन लॉस। कौन थे हमारे ये, इनको बोलते हैं हम सॉरी JW, एक सेकंड, जस्टिन
जेबी लॉस, अरे यार, जेबी लॉस, इनको हम जानते हैं एज अ फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। टुडे स्टूडेंट्स, हमारे जस्टिन वॉल लिविंग साइंटिस्ट है, उनको हम जानते हैं फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री। ओके, फिर अब बात करते हैं कुछ इंडिया में। सबसे पहले क्या हुआ इंडिया के अंदर कौन सा फर्टिलाइजर बना था, वर्ल्ड में बना था एसएसपी। अब बात करते हैं इंडिया। इन इंडिया के अंदर 1905 में 1906 है, सॉरी 1906 के अंदर एक कंपनी थी हमारी EID पेरी लिमिटेड। ओके, ये थी हमारे रानीपत चेन्नई। इस कंपनी ने सबसे पहले क्या बनाया था, रॉक फॉस्फेट बनाया, सॉरी वो एसएसपी बनाया था। एसएसपी फॉर्म किया था बाय द बॉन्ड प्लस H2SO4। ओके, फिर इसने बाद में बनाना शुरू किया रॉक फॉस्फेट प्लस H2SO4। तो डिस्टेंस क्या हुआ, इन इंडिया के अंदर क्या एक कंपनी थी हमारे 1906 में EID पेरी, जो कि लोकेटेड थी रानीपत चेन्नई के अंदर। उसने बनाया था हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाया था, इंडिया सबसे पहले बना था हमारा। उसने सबसे पहले यूज किया था बोन, जो हमारे हड्डियां होते हैं ना, उसका चूरा बोन पाउडर का यूज किया, प्लस H2SO4 का मिक्स किया, बोन प्लस H2SO4 वो बना हमारा SSP। फिर बाद में क्या हो गया, बोन बहुत एक्सपेंसिव होती है, आपको पता है जैसे कि, तो वो उसके बॉन्ड्स के अवेलेबिलिटी बहुत कम है, वो इजीली मतलब इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो बाद में फिर शिफ्ट हो गए हम रॉक फॉस्फेट, ये चीफ सोर्स है हमारा फॉस्फेट का, और H2SO4 से मिक्स के बना हमारा HSP सिंगल फॉस्फेट। ये हमारा क्वेश्चन JRF के अंदर आ चुका है। दिस क्वेश्चन JRF 2025 एग्रोनॉमी के अंदर क्वेश्चन आया था कि इंडिया के अंदर EID पेरी 1906 के अंदर कंपनी थी, उसने सिंगल सुपर फॉस्फेट कैसे बनाया था। एक बार इसको आप अच्छे से देख लें, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब बात करते हैं कमर्शियल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। कमर्शियल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। कि वर्ल्ड में और इंडिया में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कौन सा था हमारा, उसकी बात करते हैं। okay? तो बात करता हूँ वर्ल्ड में कौन था हमारा और हमारा इंडिया में कौन सा था। वर्ल्ड में था हमारा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3। ओके, ये बना था हमारा, और ये था नॉर्वे के अंदर बना था, नॉर्वे in 1903 बाय द आर्क प्रोसेस, बाय आर्क प्रोसेस। इंडिया के अंदर बना था हमारा वो SSP बना था, जैसे कि आप जानते हो वो 1906 सेम कंपनी थी EID पेरी। रानीपत चेन्नई। ओके, तो कमर्शियल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन हमारा दो थे वर्ल्ड में, हमारा था कैल्शियम नाइट्रेट था हमारा, जो कि नॉर्वे के अंदर बना था 1903 में बाय द आर्क प्रोसेस। इंडिया के अंदर आप जैसे कि जानते हो 1906 के अंदर बाय द EID पेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी हमारा रानीपत चेन्नई के अंदर से बनाया। सबसे पहले क्या बना, बोन प्लस H2SO4, बाद में किससे बनाया शुरू किया, रॉक फॉस्फेट प्लस H2SO4। और सबसे पहले ऐसे बना, वो कैसे बना था हमारा
कैप्रोलाइट प्लस एस्टोसफोर। अब बात करते हैं, एक ऑर्डर आता है, उसकी आप अच्छे से देखेंगे इसको हम, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। ये क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर किसने दिया, ये सब की हम बात करेंगे। एक है, नोट कर लो आप एक बार, नोट। एक होता है FCO, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। ओके, ये हमारा आया था 1957 के अंदर आया था, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। फिर हमारे एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं FCI, तो आया था फर्टिलाइजर कंट्रोल 1957 के अंदर आया था, और ये अमेंडमेंट का हुआ, इसका हुआ था अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मीन्स होता है इसमें चेंजेस करना इन 26 सितंबर 1985 के अंदर ये आया था हमारा। फिर आपको एक चीज याद रखनी है, आपको एक चीज और याद रखनी है कि हमारा एक टर्म है FAI, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये FAI इट इज एपेक्स बॉडी ऑफ इंडिया, जो कि फर्टिलाइजर को कंट्रोल करती है। ये फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन आप सबको समझ ही होंगे कि इंडिया में रेगुलेट करेगी कि हमारा ये मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए फर्टिलाइजर को लेके। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड ये सेट करेगी। ओके, और ये हमारे FAI है, 2 का पत्रिका पब्लिश कर दी है। एक सेकंड, पब्लिश कर दी है 2, एक है खाद्य पत्रिका, दूसरा है अपना फर्टिलाइजर स्टैटिक्स। तो एक बार इसको आप बहुत अच्छे से देखें। थोड़ा इसमें ऐड कर रहे हैं FCO, द एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट। सेकेंड, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, ये था हमारा 1955 के अंदर आया। हमारा ये है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, ये इसके सेक्शन 3 के अंदर आया था, सेक्शन 3। ओके, ये आपको याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, सबसे पहले मैं लिखा FCA को बोलते हैं FCO, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, पर ये फुल फॉर्म फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, जो कि हमारा आया था 1957 के अंदर आया था। किसके अंडर आया था, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955 के अंदर आया था। उस एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर हमारा FCO आया था। ओके, अब इसमें अमेंडमेंट हुआ था हमारा 26 सितंबर 1985 के अंदर हुआ था। फिर एक आता रहा FAI, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये हमारी एफएक्स बॉडी है इंडिया के अंदर, जो कि रेगुलेट करते हैं कि फर्टिलाइजर की कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियां बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है, अच्छे से हमारा जो फर्टिलाइजर में वो होता है ना, क्या बोलते हैं, NPK कंटेंट को मेंटेन करती है नहीं करती, क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, वो सबको रेगुलेट करती है। ये
फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स का काम है। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड पब्लिश करते हैं, दो खाद्य पत्रिका पब्लिश करते हैं और फर्टिलाइजर स्टेटिस्टिक्स पब्लिश करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एफएआई क्या पब्लिश करती है। ओके, ऐसा आएगा कि खाद्य पत्रिका एंड फर्टिलाइजर स्टेटिस्टिक्स इज पब्लिश बाय, नाम दे देगा एफसीओ, एफएआई, इफको। कौन पब्लिश करती है? आपको याद रखना है कि एफएआई पब्लिश करती है। फिर मैं थोड़ी बात करूंगा डीप में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको एक बार लिखा देता हूँ, एक बार देख लेना आप, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। FCO, इसके अंदर हमारे 4 शेड्यूल होते हैं। नहीं, इस तरह से FCO, ओके, 1 2 4 6 हमारे अंदर इसके शेड्यूल आते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या क्या आएगा। शेड्यूल, शेड्यूल फर्स्ट, ओके, शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल थर्ड, शेड्यूल फोर्थ, शेड्यूल फिफ्थ, शेड्यूल सिक्स्थ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एफसीओ के अंदर हमारे 6 शेड्यूल होते हैं। वैसे बुक्स के अंदर 5 है, लेकिन वो नया अभी आया नहीं, शेड्यूल 6 नया है। ओके, आपको सिर्फ इनका काम याद रखना है, कि बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है इसके अंदर। तो सिंपल आपको याद रखना है कि एफसीओ शेड्यूल बने के अंदर क्या आएगा हमारे, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। इसके अंदर पार्ट 2 रहते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, आपको याद रखना है। शेड्यूल की इसके अंदर सेम इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट बी। ओके, सेम इसके अंदर रहते हैं हमारे पार्ट ए, बी, सी, डी। सेम मैं इस तरह से कर सकता हूँ, सेम रहेगा इसके अंदर। ओके, 4 पार्ट्स, इसके अंदर भी 4 पार्ट्स हैं। ओके, ये भी आया नहीं है तो इसका मैं अभी लिखाऊंगा नहीं आपको। सिर्फ आपको इसका फंक्शन याद रखना है कि किस शेड्यूल के अंदर कौन सा काम है, ये रहता है, बस आपको इतना याद रखना है, बाकी आपको कुछ याद नहीं करना। शेड्यूल थर्ड हमारा है, ये देखिएगा हमारा बायो फर्टिलाइजर। शेड्यूल फोर्थ है हमारा, वो रहेगा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। शेड्यूल फिफ्थ है, वो रहेगा हमारा नॉन एडिबल ऑयल केक्स। और शेड्यूल सिक्स है, वो रहेगा हमारा नैनो फर्टिलाइजर। और शेड्यूल फर्स्ट, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। इसके अंदर क्या होगा, ये हमारे पैरामीटर चेक करेगा, मॉइस्चर चेक करेगा, टॉलरेंस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। ओके, शेड्यूल फोर्थ है, सेकंड है हमारा, वो देखेगा हमारा पैरामीटर्स फॉर फर्टिलाइजर। ये हमारा एनालिसिस ऑफ फर्टिलाइजर पैरामीटर्स। आप एक बार इसको अच्छे से देखें, बहुत सिंपल सा है।
इसमें आपको बस मैंने ये पॉइंट लिखा है, आपको सिर्फ वो याद रखना है कि एफसी है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, जिसके अंदर हमारे बुक्स के अंदर पांच, आपको पांच याद रखना है, पांच हमारे शेड्यूल होते हैं। ओके, फर्स्ट शेड्यूल फर्स्ट, उसके अंदर क्या रहता है कि वो हमारे ये मॉइस्चर हो गया, ओके, पैरामीटर्स हो गए हमारे, और हमारा टॉलरेंस हो गया प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट कितना ज़्यादा डालना ही डालना, वो हमारा शेड्यूल फर्स्ट देखिए, जिसके अंदर हमारा पार्ट ए पार्ट बी होता है। सेम शेड्यूल सेकंड के अंदर दोनों होता है, पार्ट बी पार्ट ए होता है, वो हमारा एनालिसिस ऑफ फर्टिलाइजर पैरामीटर, पैरामीटर को वो एनालाइज करेगा। फिर बात करते हैं शेड्यूल सेकंड, आपको याद रखना है कि शेड्यूल सॉरी थर्ड, शेड्यूल फोर्थ और शेड्यूल फिफ्थ, इनके अंदर चार पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी होता है। ओके, आपको याद रखना है कि शेड्यूल थर्ड है वो हमारा बायो फर्टिलाइजर के लिए होगा, शेड्यूल फोर्थ है वो हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, और शेड्यूल हमारे फिफ्थ है वो हमारा नॉन एडिबल ऑर्गेनिक्स के लिए है, और लेकिन शेड्यूल हमारा फिफ्थ सिक्स्थ है वो हमारा है नैनो फर्टिलाइजर के लिए। बस आपको इतना ही याद रखना है, वही हमारे एग्जाम के अंदर आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसको नोट डाउन कर लें एक बार। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म, ये हमारा फर्टिलाइजर किस फॉर्म के अंदर आता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कि देखिए हमारा फर्टिलाइजर टू टाइप का होता है, एक होता है हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर, और एक रहता है हमारा सॉलिड फर्टिलाइजर। ओके, तो हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर है वो हमारा टू टाइप्स का है। आपको पता है कि लिक्विड टू टाइप्स का होता है, एक तो पूरी तरह खुल जाएगा, तो वो रहेगा हमारा सॉल्युबल। ओके, इस चीज को मैं बोल दूंगा हम्म, एक सेकेंड, सोलह बोल सकता हूँ या फिर बोल सकता हूँ मैं इसको क्लियर लिक्विड सस्पेंशन फर्टिलाइजर। फिर एक तरफ है हमारा सस्पेंशन, सस्पेंशन लिक्विड फर्टिलाइजर। सस्पेंशन में क्या रहेगा कि हमारे फर्टिलाइजर है वो पूरी तरह घुलेगा नहीं, और उस वाटर के अंदर वो इनसॉल्युबल रहेगा, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स रिमेन इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर हमारे पार्टिकल से इनसॉल्युबल रहेंगे। ये हमारा कंप्लीट सॉल्युबल रह जाएगा, कंप्लीट सॉल्युबल रहेगा। फिर बात करता हूँ सॉलिड, सॉलिड का मीन्स क्या होगा, हमारा ये ग्रानुल्स के फॉर्म में रहेगा, पाउडर के फॉर्म में रहेगा, ब्रैक्यू फॉर्म में रहेगा। ओके, ये हमारा आएगा सॉलिड फॉर्म में। जैसे कि मैं बात करूँ तो पाउडर फॉर्म, वो हमारे एक्सिस पे रहेगा। ओके, फिर बात करूँ मैं क्रिस्टलाइन नेचर की, वो हमारा रहेगा अमोनियम सल्फेट। प्रिल्ड फॉर्म रहेगी हमारे डीएपी यूरिया। फिर मैं बात करूं अगर मैं ग्रेन्यूल्स फॉर्म में की, ग्रेन्यूल्स वो रहेगा हमारा होलार्ड। ग्रेन्यूल्स, फिर एक आएगी हमारी फ्रॉम ब्रैक्यूट्स,
वो रहेगा हमारा यूरिया। तो ये हमारे दो फॉर्म रहेंगे। सबसे पहले तो दो फॉर्म रहता है फिजिकल फॉर्म के बेस पे। दो टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर रहेगा हमारा या फिर रहेगा हमारा सॉल्युबल फर्टिलाइजर। लिक्विड फर्टिलाइजर सिंपल सा कि दो टाइप का रहेगा हमारा, सॉल्युबल फॉर्म में हो सकता है या फिर सॉल्युबल मीन्स कंप्लीट क्लियर सॉल्युबल हो जाएगा पानी के अंदर। और दूसरा रहेगा हमारा सस्पेंशन फॉर्म का। सस्पेंशन फॉर्म का मीन्स क्या है कि हमारा फर्टिलाइजर है वो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं रहेगा। ओके, पार्टिकल्स से, हाँ सिंपल सा एग्जांपल है कि मिट्टी होती है, अब जैसे कि गिलास के अंदर आप पानी लो, उसको मिट्टी डालो, वो पूरी तरह घुलती नहीं है वो। ओके, तो वो हमारा सस्पेंशन रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा। और एक रहेगा हमारा सॉल्युबल, कंप्लीट सॉल्युबल हो जाएगा वो पानी के अंदर। एक तरह हमारा सॉलिड फर्टिलाइजर जैसे कि पाउडर फॉर्म में हो सकता है हमारा, एसएसपी होता है। दो टाइप के एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट है हमारा। ओके, फिर हमारे क्रिस्टलाइन नेचर में हमारा अमोनियम सल्फेट हो गया। प्रिल फॉर्म में हमारा आएगा यूरिया आ गया, डीएपी आ गया। फिर हमें ग्रेनुल्स बोल सकते हैं। एक ही हमारा ब्रैक्यू, वो आएगा हमारा यूरिया ब्रैक्यूस के फॉर्म में आता है। फिर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, एक इसमें एक आप नोट करके लिख लीजिए। यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स। इसमें क्या कुछ इसमें है हमारे कुछ स्पेसिफिकेशन है। इसका साइज रहता है, वो रहता है हमारा 1 सेंटीमीटर का, मैं बोल सकता हूँ इसको 10 mm। इसका वेट की बात करता हूँ, वेट रहेगा इसका 1 ग्राम। इसको बनाया गया था बाय द चाइनीज मेडबल टेक्निक, बेस्ड ऑन चाइनीज मड वॉल टेक्निक। तो इसका यूज करते हैं हम लो लैंड राइस में। इसका यूज ज़्यादातर बांग्लादेश के अंदर होता है। हाँ जी, तो मैं बात करूंगा जी, आपको समझ में आ गया। एक हमारा है यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स, जिसका साइज रहता है 1 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ या 10 mm बोल सकता हूँ। वेट होता है इसका 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम। और ये बेस्ड है हमारा चाइनीज मडबॉल टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। इसको यूज करते हैं लोलैंड राइस के अंदर। लोलैंड राइस का मतलब होता है कि जिसके अंदर ये पानी हमेशा भरा रहता है। ओके, और बांग्लादेश में इसमें यूज करते हैं। फिर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, हमारे पॉइंट हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे फर्टिलाइजर से रिगार्डिंग, उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप तभी आपको समझ में आएगा कि ये फर्टिलाइजर एक्चुअली में है क्या। जैसे कि मैं बोलूँ, एक आता है फर्टिलाइजर ग्रेड। ओके, एक रहता है हमारा फर्टिलाइजर रेशियो। फर्टिलाइजर ग्रेड और फर्टिलाइजर रेशियो में क्या डिफरेंस रहता है? सिंपल सा है कि फर्टिलाइजर रेशियो होता है हमारा, सॉरी फर्टिलाइजर ग्रेड होता है। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। इट इज अ मिनिमम गारंटी इट इज अ मिनिमम गारंटी परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट। कुछ भी हो सकता है, एनपी के मान लो, सल्फर मान लो, कुछ भी हो सकता है, विच इज प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर, विच इज प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर। तो इसको तो बोल देंगे हम फर्टिलाइजर ग्रेड। एक रहता है फर्टिलाइजर रेशियो। ये क्या रहता है? इट इज द रेशियो ऑफ amount of nutrient present in fertilizer। अब ये हमारा है फर्टिलाइजर ग्रेड में, ये हमारा ये करते हैं ना कि एनपीके इतना रहेगा, वो हमारा एक होता है हाइफन नंबर।
उससे इसको सेपरेट करते हैं, हाइफिन हाइफिन नंबर होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होता है, जैसे मिनिमम गारंटी परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट विच इज प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा यूरिया का बैग देखा होगा, एग्जांपल यहाँ पर लूँ मैं। हम्म, मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ कि सपोज ये एक अपने पास है, चलो डीएपी मान लेते हैं, एक ये है डीएपी। ओके, इसके अंदर क्या आता है, 18% नाइट्रोजन है और 46% क्या है, फोस्फोरस, आप सबको पता है। ओके, अब फिर इसके फर्टिलाइजर के अंदर मिनिमम गारंटी कितना में कितना अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर प्रेजेंट है हमारे डीएपी के अंदर, वो हमारा रहेगा फर्टिलाइजर ग्रेड। 18% और 40% 40%, ये हमारा फर्टिलाइजर ग्रेड है। अगर मैं इससे को कर दूं, जैसे कि रेशियो है, रेशियो क्या रहेगा, सिंपल सा, इट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ, ये हमारा फर्टिलाइजर के अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसी का रेशियो है, सिंपल सा है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, मान लो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि यूरिया के अंदर क्या ही आएगा, जैसे कि सपोज कोई अपना फर्टिलाइजर है जिसमें N 46% है और P हमारा है 23% और पोटेशियम हमारा है 0%। ओके, ये हमारा कोई फर्टिलाइजर है, उसके अंदर कितना है, 40% हमारा नाइट्रोजन है और 43% हमारा फॉस्फोरस है। इसका आप रेशियो निकाले कितना आएगा, N कितना आ गया 2, N कितना आएगा तो हमारा 1, तो कितना आएगा 2:1:0। तो रेशियो क्या है, रेशियो हमारे क्या रहता है, एक हमारे न्यूट्रिएंट परसेंटेज है उसके मिनिमम वैल्यू, इसको डिवाइड कर दोगे आप 23 दूनी 40, तो 2:1 हमारा रेशियो रहेगा। और हाइपेंस क्या है, ये फर्टिलाइजर ग्रेड होता है, जो हमारे ये ना ये मिनिमम परसेंटेज निकालने कितना इतना अमाउंट हमारा प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर, वो एक हाइफेंस ग्रेड हाइफेंस नंबर आता है, उससे वो डिसाइड होता है वो। फिर एक चीज आती है फिलर। फिलर क्या होता है कि अमाउंट ऑफ inert matter that make up 100% weight of a fertilizer। फिलर क्या होता है कि अमाउंट ऑफ इनर्ट मैटर जो हमारे फर्टिलाइजर के अंदर जो इनर्ट मैटर प्रेजेंट होते हैं, जिसका वो हमारे बैग का 100% वेट करते हैं, यानी कि पूरा ये 100% वेट करेंगे, उसको बोलेंगे फर्टिलाइजर। एग्जाम जैसे कि ये यूरिया है, यूरिया बैग, उसके अंदर 100 kg का बैग है, तो उसके अंदर 46% का नाइट्रोजन है, बाकी हमारा ये 54% है, वो हमारे फिलर है। फिलर में हमारे क्या क्या आ सकते हैं, कोल आ सकता है हमारा, केक भी आ सकता है बना, चौक भी आ सकता है, मीन्स कुछ भी आ सकता है, कैल्शियम भी आ सकता है हमारा, ये हमारे 100 kg वेट को बैक का कर सके। और लेकिन हमें एक्चुअल में कितना नाइट्रोजन है, 46% नाइट्रोजन एक्चुअल में है उसका, बाकी 100 kg के 40% नाइट्रोजन, 54 हमारे फिलर है वो। अगर क्योंकि नाइट्रोजन की अगर सीधी सीधी कर सकते हैं 46% नाइट्रोजन दे दो, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, हमारा ये नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में नहीं आ सकता। कोई भी हमारे केमिकल कंपाउंड देखते हो आप मार्केट के अंदर, कोई भी ये हमारा प्योर फॉर्म के अंदर नहीं आ सकता, उसके अंदर फिलर मिक्स करना पड़ेगा, तब जाकर उसका पूरा वेट होगा वो। अब बात करूंगा मैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक, ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। बाकी इसमें होता है कि स्टेट फर्टिलाइजर, ओके, मिक्स फर्टिलाइजर, वो हम कल देखेंगे, लेकिन आज शुरू करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के कौन कौन से होते हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ओके, ये अपना क्या मेगा सोर्स रहते हैं,
मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, आपको याद रखना है। इसके अंदर हमारे चार रहते हैं। ओके, आपको चारों का नाम याद रखना है। नाइट्रेट, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। इसमें जो हमारे नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगी वो हमारे नाइट्रेट के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहेगी। फिर बात करते हैं हम अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। इसके अंदर जो नाइट्रेट प्रेजेंट है वो हमारे अमोनिकल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नाइट्रेट नाइट्रेट अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। इसके अंदर क्या है कि हमारे नाइट्रोजन दोनों फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, नाइट्रेट प्लस अमोनियम। तो लास्ट में हमारा अमाइड फॉर्म, अमाइड फॉर्म के अंदर अमाइड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। इसके अंदर नाइट्रोजन रहती है वो हमारे अमाइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहती है। जैसे कि हमारे इसमें दो एग्जांपल आते हैं, यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड। तो हमारे डियर स्टूडेंट्स, हमारे चार तरह के हमारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं। सबसे पहले है कि नाइट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फिर हमारा अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फिर हमारा दोनों फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहेगी नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। इसमें हमारे नाइट्रोजन दोनों फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, नाइट्रेट प्लस अमोनिकल। फिर हमारा लास्ट वन है हमारा अमाइड फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगी जो कि NH2 रहता है, जो कि इसके दो एग्जांपल हैं, यूरिया एंड कैल्शियम साइनामाइड। यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड के अंदर नाइट्रोजन रहती है वो अमाइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहती है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं नाइट्रोजनस नाइट्रेट फर्टिलाइजर। नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। इसकी फॉर्म क्या रहेगी? नाइट्रेट। ओके, ये क्या है कि नाइट्रेट फॉर्म में ये हमारी हाईली सॉल्युबल रहती है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हाईली सॉल्युबल अगर वाटर में, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि इसमें लीचिंग लॉस मैक्सिमम रहेगा। ओके, ये हमारे नाइट्रेट है। नाइट्रेट मीन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम यूज करेंगे इन एसिडिक सॉइल के अंदर, यूज्ड इन एसिडिक सॉइल। ओके, हाईली मोबाइल है सॉइल के अंदर। इसका नेचर होता है वो इसका बेसिक नेचर होता है। इसका मतलब हुआ है कि इसका ये रेजिडुअल इफेक्ट होता है, इफेक्ट रेजिडुअल इफेक्ट है वो हमारा बेसिक ही है। इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे? एप्लीकेशन करेंगे इसका टॉप ड्रेसिंग। एप्लीकेशन की बात करूँ तो मैं इसमें दो तरीके हमारे, या तो इसका मैं टॉप ड्रेसिंग का मीन्स वही है कि खड़ी पसंद दे देना टॉप ड्रेसिंग, या फिर फोलियर एप्लीकेशन। ओके, और मेनली सुटेबल कहाँ पर रहेगा? मेनली सुटेबल इन ड्राईलैंड एरिया। क्यों रहेगा उसकी हम बात करेंगे आगे। इसके एग्जांपल आप थोड़े लिख लीजिए कि इसके अंदर कौन कौन से फर्टाइजर आते हैं। जैसे कि हमारा आएगा पोटेशियम नाइट्रेट, फिर अपना है कैल्शियम नाइट्रेट,
पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर है 13% नाइट्रोजन है एंड 44% पोटेशियम है। फिर हमारा कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर क्या आएगी, 15.5% नाइट्रोजन है। और सोडियम नाइट्रेट के अंदर क्या है, 16% नाइट्रोजन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। सबसे पहले कि आपको टर्म देख के समझ में आना चाहिए कि नाइट्रेट का मीन्स क्या है कि नाइट्रेट फॉर्म में अवेलेबल है, NO3 माइनस की फॉर्म में अवेलेबल रहेगा नाइट्रोजन। अब जैसे कि आप पता है कि सॉइल के ऊपर चार्ज कैसा रहता है, सॉइल खुद नेगेटिव चार्ज है। ओके, सॉइल हैव द नेगेटिव चार्ज, तो ये खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे मीन्स क्या हुआ, तो ये हाईली मोबाइल रहेगा सॉइल के अंदर, सॉइल के ऊपर जो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। ओके, तो हाईली मोबाइल है सॉइल के अंदर, तो हाईली मोबाइल है तो क्या हुआ, ये सॉइल के सॉल्यूशन में तो ये सॉइल के सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा, तो हमारी सॉइल कोलाइड उसके ऊपर ये एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हाईली सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। ओके, सॉइल सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है। फिर क्या होगा, इसका लीचिंग लॉस भी जल्दी होगा। ओके, फिर क्या है, इसका जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है, इसका रेजिडुअल इफेक्ट हमारा बेसिक इफेक्ट रहेगा, तो इसलिए बेसिक इफेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम यूज करेंगे एसिडिक सॉइल के अंदर, ताकि एसिड सॉइल का अगर पीएच इसके डालने से पीएच बढ़ेगा तो न्यूट्रल की तरफ जाएगा, तो हम लोग को क्रॉप को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर बात करते हैं इसका, ये कहाँ सुटेबल है, मैंने सुटेबल इन ड्राईलैंड रीजन। इसका रीजन क्या है कि अगर इसको हमने पानी दे दिया, अगर इसको मान लीजिए हमने ड्राईलैंड अगर सॉरी वो वाटर लॉक सॉइल के अंदर यूज़ किया, यहाँ पर ज़्यादा पानी वहाँ पर यूज़ किया, तो इससे क्या होगा, तो वाटर के साथ मिलेगा और लीचिंग हो जाएगा, तो हमारा फर्टिलाइजर यूज़ किया हमने नाइट्रेट, तो उसका तो लॉस हो गया, तो इसलिए हम ड्राई रीजन के अंदर यूज़ करेंगे, वहाँ पर पानी नहीं होता है। ओके, तो इसका लीचिंग लॉस होगा ही नहीं। फिर एप्लीकेशन कैसे करेंगे इसका, फोलियर स्प्रे कर देंगे या टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से फर्टाई आते हैं आपको याद रखना है, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और हमारा सोडियम नाइट्रेट। आपको याद रखना है, सोडियम नाइट्रेट को बोल सकते हैं हम चिली सॉल्ट पीटर। ओके, अब ये हमारा है पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बोलते हैं इंडियन पीटर। तो ये रहा हमारा नाइट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। फिर मैं बात करूंगा अमोनिकल फर्टिलाइजर को लेके। अमोनिकल फर्टिलाइजर, सबसे पहले आपको याद रखना है कि अमोनिकल मीन्स इसकी फॉर्म कैसी रहेगी, फॉर्म है वो अमोनिकल फॉर्म है। इसका इफेक्ट क्या रहेगा, इफेक्ट मीन्स इसका रेजिडुअल इफेक्ट है वो रहेगा हमारा एसिडिक। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, नॉन सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल होगा बहुत कम रहेगा, तो इसका सुटेबल कहाँ पर रहेगा, ये सुटेबल इन वाटर लॉक्ड सॉइल या सबमर्ज कंडीशन रहती है वहाँ पर सॉइल की, वहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है कि इसका इफेक्ट कैसा है, इसका इफेक्ट है रेजिडुअल इफेक्ट, तो हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल। तो आपको मोटे तौर पर इसकी 4-5 बातें याद रखनी है कि इसका जो किस फॉर्म के अंदर, अमोनिया के फॉर्म के अंदर NH4+ की फॉर्म में रहता है। अब इसका जो इफेक्ट होता है वो हमारा एसिडिक इफेक्ट होता है, तो इसको हम एज अ रिकलमेशन यूज कर सकते हैं इन बेसिक सॉइल के अंदर। अब क्या है कि हमारा ये नॉन सॉल्युबल है, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, और सुटेबल इन वाटर लॉक सॉइल। सिंपल सॉल्युबल क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों इसका रीज़न ये है कि ये हमारा है सॉइल पार्टिकल है, ठीक है, इसका हमारे नेगेटिव चार्ज है,
अमोनिया के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, यहाँ मान लो वाटर है सपोज। ओके, तो ये इसके ऊपर आएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। तो एडजॉर्ब हो गया तो वाटर के अंदर तो है नहीं ना वो, क्योंकि वो सॉइल के ऊपर अटैच हो चुका है, आगे एडजॉर्ब हो गया तो वाटर के अंदर नहीं आएगा। सॉल्युबल तो होगा वाटर के अंदर, लेकिन वो सॉइल के ऊपर एडजॉर्ब पहले हो जाएगा वो। तो मैं कहने मोटे पर बात है तो होगा, लेकिन बहुत कम मात्रा के अंदर वाटर के अंदर सॉल्युबल रहेगा, बाकी तो ये एडजॉर्ब ही रहेगा। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके एग्जाम्पल एक बार देख लें। एग्जाम्पल्स जैसे कि अमोनियम सल्फेट, इसके अंदर जो अमोनिया के परसेंटेज आपको याद रखना है वो एंड 24% सल्फर, अमोनियम फॉस्फेट। ओके, एक बार मैं लिखता हूँ फिर मैं सबको आपको समझाता हूँ। ओके, ये रहेगा, एक सेकेंड, 20% नाइट्रोजन एंड 20% फॉस्फोरस। फिर बात करूँ मैं एनाइड्रस अमोनिया, अमोनियम, इसके अंदर 82.5% नाइट्रोजन रहेगा। फिर बात करो अमोनियम क्लोराइड, उसके अंदर 25% नाइट्रोजन रहेगा। ओके, ये एनाइड्रस अमोनिया है, इसकी सबसे ज्यादा क्या रहेगी, हाइग्रोस्कोपिक नेचर रहेगा ये, हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो आपको एक चीज याद रखें, देखो इसका पानी के अंदर घुल नहीं रहा, इसका मतलब क्या है कि इसका लीचिंग लॉस तो होगा नहीं। तो आपको याद रखना रहेगा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, लीचिंग लॉस इज लेस ड्यू टू एडजप्शन ऑन सॉइल के ऊपर, इसका एडजप्शन हो गया, इसकी वजह से क्या लीचिंग लॉस होगा नहीं इसका। तो आपको याद रखना है कि अमोनियम सल्फेट है 21-24 रहता है इसके अंदर, अमोनियम फॉस्फेट है 20% नाइट्रोजन 20% फॉस्फोरस, फिर एनाइड्रस अमोनिया के अंदर 82.5% और अमोनिकल क्लोराइड के अंदर 25% आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाइड्रस अमोनिया के अंदर क्या है कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर वो ज़्यादा होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मीन्स क्या है कि जैसे कि आपने फर्टिलाइजर बाहर रख रखा है, तो जैसे इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चर इंक्रीज होगा तो फर्टिलाइजर मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेगा, जितना जल्दी ऑब्जर्व करेगा मॉइस्चर को, उसके ढेले बन जाएंगे, वो एकदम हार्ड हो जाएगा। तो उसके जितना कम रहे हाइग्रोस्कोपिक नेचर, वो उतना अच्छा रहता है हमारा फर्टिलाइजर। फिर बात करूंगा मैं अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर को लेके। अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ओके, इसके अंदर क्या है कि सोर्स की बात करते हैं, या फॉर्म बोल सकता हूँ मैं इसको, दोनों फॉर्म है इसके अंदर, नाइट्रेट की रहेगी और अमोनिया की दोनों फॉर्म रहेगी। इसको यहाँ पे एग्जांपल याद कराएंगे, सबसे पहले इसमें है कैन, इसको बोलते हैं कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट। कैन को हम किस नाम से और जानते हैं, नॉन हैज, इसको हम बोल सकते हैं किसान खाद,
या फिर बोल सकता हूँ मैं इसको नाइट्रो चाक, या फिर एक सेकेंड, नाइट्रोलाइन। इसका कंटेंट आपको याद रखना है कि इसका प्रेजेंट रहता है इसके अंदर 25% नाइट्रोजन है, कैल्शियम 8% है इसके अंदर, और मैग्नीशियम रहेगा इसके अंदर 4.5%। ओके। दूसरा इसका एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट। इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी नाइट्रोजन, वो 33% रहेगी। 33 क्या, आधा अमोनियम के मतलब 50% रहेगी। 50% अमोनियम रहेगा और 50% नाइट्रेट रहेगा। इसका नेचर रहेगा एसिडिक। ये बहुत ही एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर। तो आपको इनके नाम और कितना अमाउंट में प्रेजेंट है वो सब याद रखना है। तो इसके अंदर लीचिंग लॉस भी बहुत कम रहेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, लीचिंग लॉस टू द अमोनिकल आयन की वजह से इसका लीचिंग लॉस कम रहेगा। अभी बात करें हमने अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स के सोर्स की बात करें, दो तरह का हो सकता है, नाइट्रेट फॉर्म के अंदर रहेगी और अमोनिकल फॉर्म के अंदर रहेगी। तो इसके एग्जांपल है द कैन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको हम बोल सकते हैं नाइट्रोनाइन, किसान चाक, और हमारा किसान का नाइट्रोजन और नाइट्रो चाक बोल सकते हैं। अब इसकी आपको ये याद रखना है कि 25% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कैल्शियम की बात का 8% और मैग्नीशियम 4.5% के अंदर मैग्नीशियम है। फिर हमारा आता है अमोनिकल नाइट्रेट, जो कि हमारा एक एसिडिक नेचर का फर्टिलाइजर होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या अमोनिकल आयंस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या है कि उसका लीचिंग लॉस नहीं होगा और एक एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर है। आता कैटेगरी 33% इसके अंदर नाइट्रोजन रहता है। आपको याद रखना है कि 50% अमोनिकल 50% नाइट्रोजन याद रहेगा। फिर लास्ट बचा हमारा अमाइड फर्टिलाइजर। अमाइड फर्टिलाइजर का सिंपल से इसके फॉर्म क्या रहेगी, अमाइड NH2। जैसे कि आपको बताया एग्जांपल क्या है इसके, दो एग्जांपल है इसके, यूरिया, एक है हमारा कैल्शियम साइनाइड। यूरिया का जो इफेक्ट रहेगा सॉलिड के ऊपर वो रहेगा हमारा एसिडिक इफेक्ट, एसिडिक रेसिड्यू। और कैल्शियम साइनाइड का रहेगा वो रहेगा हमारा बेसिक रेसिड्यू। दोनों की आपको क्वांटिटी याद रखनी है। 46% नाइट्रोजन और इसके अंदर रहेगी हम 20 से लेकर 21%। तो ये रहा हमारा फोर्थ और लास्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, अमाइड फर्टिलाइजर। अमाइड, इसके अंदर के नाइट्रोजन हमारे अमाइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहेगी। यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन रहता है, इसका रेजिडुअल इफेक्ट होता है वो हमारा एसिडिक होता है। और कैल्शियम साइनाइड, इसका जो इफेक्ट रहता है वो हमारा बेसिक इफेक्ट रहता है, और 20 से लेकर 21% नाइट्रोजन रहती है इसके अंदर। हो गया बच्चों। तो ये रहा हमारा अमोनिकल फर्टिलाइजर्स। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स, जैसे कि एफिशिएंसी, जैसे कि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी नहीं रहेगी। फिर है हमारी फॉस्फोरस, यूज एफिशिएंसी। फिर बात करता हूँ मैं पोटाशियम, पोटेशियम फिर हमारी सल्फर,
हमारा ये नाइट्रोजन है, तो इसकी एफिशिएंसी रहेगी 30 से लेके 35%। फॉस्फोरस की रहेगी 15 से लेके 20। पोटाशियम फर्टिलाइजर की रहेगी 70 से लेके 80%। फिर हमारा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसकी रहेगी 1 से लेके 2%। फिर हमारा बच गया सल्फर फर्टिलाइजर, इसकी रहेगी 8%। तो आपको इनके यूज एफिशिएंसी याद रखनी है कि किस फर्टिलाइजर की कितनी यूज एफिशिएंसी रहेगी। नाइट्रोजन की रहेगी 30 से लेकर 35, फॉस्फोरस की रहेगी 15 से 20, और हमारे सल्फर की रहेगी 8%, और हमारे पोटाशियम की रहेगी 70 से 80%, और सबसे कम रहेगी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की 1 से लेकर 2%। तो डियर फ्रेंड्स, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं, इस पर 4-5 स्टार लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बहुत बेसिक चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आपको दो चीज़ याद रखनी है कि जैसे आपका मैं क्वेश्चन दूँ, सॉल्व करना आपको। कि जैसे कि देखिए, क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ नाइट्रेट एंड अमोनिकल फर्टिलाइजर applied in high organic matter soil, तो which type of fertilizer provide very fast? तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि मान लो कि आपको मैंने दिया है कि एक फील्ड है, उसके आपको मैंने 2 फर्टिलाइजर दिए, एक को दिया मैंने अमोनिकल फर्टिलाइजर, दूसरा दिया मैंने नाइट्रेट फर्टिलाइजर। तो किस फर्टिलाइजर से सबसे पहले हमारे सॉइल को, या सॉइल को मान लो या प्लांट को मान लो, फर्टिलाइजर अप्लाइड होगा किस फॉर्म के अंदर? सबसे पहले हमारे हाई ऑर्गेनिक मैटर सॉइल, हाई ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर किस फॉर्म का फर्टिलाइजर जल्दी अवेलेबल रहेगा प्लांट को? नाइट्रेट फॉर्म के अंदर या फिर अमोनिकल फॉर्म के अंदर? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या है? आंसर की बात करो, सॉइल है, दिस इज आवर सॉइल। आप सबको पता है सॉइल हैव द नेगेटिव चार्ज, अपना है ये नाइट्रेट, अमोनिकल हैव द नेगेटिव चार्ज, सॉरी नाइट्रेट हैव नेगेटिव चार्ज, अमोनिकल हैव पॉजिटिव चार्ज, सॉइल हैव नेगेटिव चार्ज। तो ये तो आपस में रिपेल करेंगे, ये इस पे आके एडजॉर्ब हो जाएगा। तो हाई ऑर्गेनिक मैटर सॉल्ट के अंदर CH कटन एक्शन कैपेसिटी ऑफ ह्यूमस, अगर बात करूं मैं ऑर्गेनिक मैटर सॉल्ट की या ह्यूमस की, कितना रहेगा कटन एक्शन कैपेसिटी? वो रहेगी हमारी 300 सेंटीमोल पर ग्राम। ओके, तो अपना तो अमोनिया के लिए तो एब्जॉर्ब हो गया, तो वो तो प्लांट को मिलेगा नहीं, तो कौन सा मिलेगा? फिर हमारा नाइट्रेट हमारा सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा, तो सबसे पहले हमारे प्लांट को नाइट्रेट अवेलेबल रहेगा, क्योंकि उसका वो नेगेटिव चार्ज है, वो हमारे एब्जॉर्ब होगा नहीं सॉइल के ऊपर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ शॉर्ट में, नाइट्रेट फर्टिलाइजर हाईली अवेलेबल रहेगा एज कंपेयर टू द अमोनिकल फर्टिलाइजर, मोर अवेलेबल। एज कंपेयर टू द अमोनिकल फर्टिलाइजर। आपको इसकी रीजनिंग समझ में आ गई होगी कि इसके पीछे रीजनिंग क्या है, कि सॉइल है नेगेटिव चार्ज, तो ऐसा हो जाएगा हमारा अमोनिकल फर्टिलाइजर, तो हमारा ये है नाइट्रेट, वो सॉइल सॉल्यूशन का प्रेजेंट रहेगा, तो प्लांट को अवेलेबल हो जाएगा। फिर इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, जैसे कि सपोज एक फार्मर है, इफ अ फार्मर
to apply nitrate fertilizer in cotton which zone is better for application. तो डी स्टूडेंट्स, एक किसान है, वो नाइट्रेट फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना चाहता है और राइस पटेट फील्ड है। पटेट का मीन्स क्या है कि वो उस फील्ड के अंदर पानी भरा हुआ है, जैसे राइस नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से राइस ग्रो करता है उसके अंदर पानी खड़ा रखते हैं हम 10 सेंटीमीटर तक, तो उसके अंदर पानी खड़ा हुआ है। तो किस फर्टिलाइजर का मैं एप्लीकेशन करूँ? अगर मेरे पास नाइट्रेट फर्टिलाइजर है कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग, तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर है, तो मैं इसको किस जोन के अंदर अप्लाई करूंगा? ऑप्शन मेरा ऑक्सीडाइज जोन या फिर रहेगा हमारा रिड्यूस जोन। रिड्यूस जोन सिंपल से बोल सकता है ये हमारे एनारोबिक है, एनारोबिक है, या फिर वाटर लॉक्ड होगी, ये हमारी है एरोबिक। तो अब मेरे को बताएं कि इसमें से नाइट्रेट फर्टिलाइजर किस जोन में अप्लाई कर सकता हूँ? नाइट्रेट या फिर सॉरी वो ऑक्साइड जोन या फिर रिड्यूस जोन। तो मैं अप्लाई करूंगा इसमें नाइट्रेट इन ऑक्सीडाइज जोन। ऑक्सीडाइज जोन में क्या अप्लाई करूंगा? अगर मैंने इसको रिड्यूस जोन में अप्लाई कर दिया, अप्लाई नहीं रिड्यूस जोन, तो इसका क्या होगा? डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। तो डीनाइट्रिफिकेशन लॉस हो जाएगा, तो अपना तो नुकसान हो गया। अपना जियोभान डाला था हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, वो हमारा इसका डीनाइट्रिफिकेशन लॉस होगा, तो अपने को किसी काम का नहीं है, वो नीचे चला जाएगा, अपना डिचार्ज हो जाएगा। फिर रिड्यूस जोन ऑक्सीडाइज जोन में क्या है, यहाँ पर कोई वाटर लॉक कंडीशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको हम यूज करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे यहाँ ऑक्सीडाइज जोन के अंदर। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अमोनियम फर्टिलाइजर फिर हमारा है नाइट्रेट फर्टिलाइजर, इसको अप्लाई करेंगे हम ऑक्सीडाइज जोन के अंदर। ओके, सिंपल सी बात है, हमारा अमोनिकल क्या है NH4 के अंदर प्रेजेंट है, ये पहले से हमारा रिड्यूस फॉर्म के अंदर है, तो इसका रिड्यूस हो नहीं सकता। ओके, ये हमारे लास्ट फॉर्म है कि जैसे कि हमारा मान लो कि नाइट्रेट है, ये लास्ट में हमारी NH4 ही बनेगा, तो इसका लॉस हो नहीं सकता हमारा नाइट्रेट का, ये पहले से रिड्यूस फॉर्म है। तो नाइट्रेट का रिड्यूस हो जाएगा हमारा, इसको यूज़ करेंगे ऑक्सीडाइज फॉर्म में। अगर यूज़ करेंगे रिड्यूस जोन में, तो इसका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। ओके जी, आराम से रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।